सेट साइंस जिज्ञासा कक्षा 8वीं विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिसमें अध्याय 7वां है द्रव्य की कणीय प्रकृति। चलिए क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। जिज्ञासा बनाए रखें, सही विकल्प चुनना है हमें। पहला देखिए सवाल है, ठोस पदार्थों और द्रवों में मूल अंतर यह है कि घटक कण देखिए ठोस पदार्थों में संकुलित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जबकि द्रवों में स्थिर होते हैं। द्रवों में स्थिर नहीं होते, ये गलत हो गया। ठोस पदार्थों में एक दूसरे से दूर होते हैं, ये भी नहीं होगा, उसके कण एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं। ठोस पदार्थों में सदैव गति करते हैं, ऐसा नहीं होता, उसके कण आपस में बंधे होते हैं। इसका देखिए विकल्प देखिए इसका डी, ठोस पदार्थों में संकुलित होते हैं और द्रव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है इसका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका होगा घ। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, ये है ठोस के अंतरा आणविक आकर्षण बल, यानी ये कण जो हो गए काफ़ी पास है, ठीक है, संकुलित होते हैं, जबकि ये क्या है इससे थोड़ा सा कम है। इसमें देखिए इन कणों के बीच थोड़ा गैप, रिक्त स्थान ज़्यादा है ठोस के मुकाबले। ये द्रव हो गए और ये हो गया गैस, इसमें काफ़ी कम है। इसमें कणों के बीच आकर्षण बल इसमें काफ़ी कम लगता है और कण स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं, इसमें गति नहीं करते। समझ में आ गया? तो हमारा विकल्प डी सही होगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? असत्य कथन को सत्य कथन के रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पे करना क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जो सही है बस हमें टिक लगा देना है कि ये सही है, बता देना है। अगर वो गलत है तो हमें उसको सही करना है, ठीक है, सही करके लिखना है। देखिए पहला है, बर्फ का जल में पिघलना किसी ठोस का द्रव में रूपांतरण का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बर्फ क्या है? ये पदार्थ की ठोस अवस्था है, ठीक। जब ये गर्मी पड़ेगी ये पिघल जाएगा, पिघलेगा तो ये द्रव अवस्था में आ जाएगा, ठोस से द्रव अवस्था में रूपांतरण, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट तो सत्य है, हमें इसमें अब कोई बदलाव नहीं करना है। खा नंबर देखिए, गलन प्रक्रिया में यानी कोई पदार्थ गल रहा होता है, रूपांतरण के समय अंतराकणीय आकर्षण में कमी होती है, तभी तो वो गल रहा होता है, ठीक है, उसके आकर्षण बल कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा। यानी गलन के समय ठोस के कण अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे कि गति बढ़ जाती है और आकर्षण बल कमज़ोर हो जाता है, तभी तो वह गल पाते हैं। अगला है, गांव में ठोस पदार्थों की एक निश्चित आकृति और निश्चित आयतन होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी सत्य है। देखिए कोई भी ठोस पदार्थ जैसे कि लोहा हम ले लें, ठीक है, तो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं काफ़ी संकुलित होते हैं उनके कण, और प्रबल आकर्षण बल होता है, उन कणों के बीच रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, उसमें गति नहीं होती। ये सही हो गया हमारा ग नंबर। घा देखिए, ठोस पदार्थों में अंतराकणीय अन्वयन क्रियाएं अति प्रबल होती हैं और अंतराकणीय स्थान अति सूक्ष्म होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। देखिए यहाँ भी हम समझ सकते हैं, ये हो गया ठोस पदार्थ, ये द्रव, ये गैस। यहाँ कण के देखिए इसमें कितना गैप है, इनकी तुलना में बिल्कुल भी नहीं है, पास पास है, ठीक है। ये क्या है? संकुलित है, ठीक है, आपस में सटे हुए हैं, अंतराकणीय आकर्षण बल अधिकतम है इसमें, तो ये सही है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, जो गलत है उसी को हमें सुधारना है। चलिए देखते हैं इसका अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया है। जब हम कक्ष में किसी कोने में कपूर को गर्म करते हैं, यानी किसी कमरे में अगर हम गर्म करते हैं कपूर को, तो उसकी सुगंध कक्ष के सभी कोने पहुंच जाती है। कपूर देखिए ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है, ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदल गया बिना तरल अवस्था में बदले हुए, ठीक है, तो इसकी सुगंध कक्ष में पहुंच जाती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए गर्म करने पर कपूर के कण वाष्प के रूप में वायु में फैल जाते हैं और वायु के कण की गति के कारण कपूर कमरे में फैल, जैसे कि विसरण क्रिया होती है, इसी का ये एग्जाम्पल है। अगला है, गर्म करने पर हम कपूर को ऊर्जा दे रहे होते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, ये तो स्टेटमेंट सही है। और ये ऊर्जा गंध के रूप में मुक्त है। देखिए ये ऊर्जा गंध के रूप में नहीं होती, उसके बंधनों के तोड़ने में खर्च हो जाती है, ठीक है, ये तो पहला सही है, लेकिन ये गलत हो गया, यानी ये पूरा गलत हम इसको कहेंगे, ये असत्य है। तो इसको हम इस प्रकार सही करेंगे, असत्य है। गर्म करने पर हम कपूर को ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, लेकिन ऊर्जा गंध के रूप में मुक्त ना होकर अणुओं को आकर्षण, जो अणुओं के आकर्षण है कण है, उनको तोड़ने में अवशोषित हो जाती है, ठीक है, यही हम कारण लिख लेंगे।
सवाल है तीसरा, देखिए क्या है यहाँ पे, सत्यता सहित सही उत्तर का हमें चयन करना है। यदि हम किसी कुर्सी से सभी घटक हटा दें, सभी घटक कण हटा पाते तो क्या होता। देखिए यहाँ पे सभी घटक कण हटा पाते तो क्या होता। तो आंसर क्या होगा, यदि देखिए कुर्सी के सभी घटक कण अगर हटा दें, ठीक, तो कुर्सी धूल कणों का एक ढेर बनकर रह जाती, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। ठीक है, जैसे कि अगर उसका आकार ख़त्म कर दें, भार, उपयोगिता, उसके कण अगर हट जाएंगे तो वो सारी खो देगी, तो कुर्सी नहीं रह पाएगी, अस्तित्व उसका ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचता, ऐसा होगा। समझ में आ गया, यानी उसका भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उत्तर हम ऐसे करेंगे, गा देखिए हम लगाएंगे, ये गा, कुर्सी का कुछ नहीं बचता, ऐसे करेंगे, कुर्सी का कुछ नहीं बचता, सत्यता हमें देनी है। कुर्सी भी क्या है, द्रव्य है, द्रव्य मतलब ये पदार्थ है, ठीक है, से बनी हुई है, और द्रव्य सूक्ष्म घटक कणों से मिलकर बनता है। यदि कुर्सी के उसके सभी घटक हटा दिए जाए, उसके कण हटा दिए जाए, भार हटा दिए जाए, आयतन, तो क्या कुर्सी बचेगी, नहीं बचेगी। ठीक है, तो कुर्सी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उत्तर हो गया हमारा। अगला सवाल देखिए, चौथा क्या है, गैसें सरलतापूर्वक क्यों मिश्रित हो जाती हैं जबकि ठोस पदार्थ मिश्रित नहीं होते हैं, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि ठोस में अंतरा आणविक स्थान बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है, और ये संकुलित होते हैं, जबकि गैस में अधिकतम अंतराकणीय स्थान भी होते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं। उत्तर हम करेंगे, गैस के कणों के बीच अंतरकणीय स्थान बहुत अधिक होते हैं और आकर्षण बल लगभग नगण्य ना के बराबर होता है, इसीलिए कण सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। इसके विपरीत ठोस के कण बहुत पास प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, निश्चित स्थिति में दूरी ये नहीं जा पाते, इसीलिए ठोस पदार्थ आसानी से मिश्रित नहीं हो पाते। बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं इसका पांचवा सवाल। जब कांच के गिलास में रखा दूध मेज पर छलक जाता है तो वो बहता है और फैल जाता है, परंतु कांच के गिलास की आकृति वही रहती है। इस कथन की सत्यापित कीजिए। देखिए यहाँ पे कांच तो ठोस है, तो ठोस के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं, आकर्षण बल होता है, काफ़ी मजबूत होता है, जबकि ठोस के तुलना में तरल पदार्थ यानी द्रव क्या है, दूध द्रव है, तरल है, इसमें कणों के भी रिक्त स्थान ठोस के मुकाबले इसमें ज़्यादा होते हैं, आकर्षण बल कमज़ोर होता है, इसीलिए इसके कण फिसल पाते हैं। बात समझ में आ गई। तो आइए इसका उत्तर हम लिखते हैं। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे काफ़ी अच्छे से। कांच का गिलास ठोस है, इसके अणु बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, अंतरा आणविक जो आकर्षण बल होता है हिल डुल नहीं सकते, अतः गिलास की आकृति शेप नहीं बदलती। वहीं दूध एक द्रव है, तरल पदार्थ है, जिसका आयतन निश्चित होता है, फिक्स होता है मात्रा, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, अर्थात द्रव के कण के मध्य आकर्षण बल ठोस से कमज़ोर होते हैं, ठीक है, तथा रिक्त स्थान भी होता है, अतः ये बहने लगते हैं। बात समझ में आ गई, काफ़ी आसान है, ये आपका उत्तर हो गया। 6 नंबर सवाल देखिए क्या है, जब बर्फ़ पिघलती है और ये जल वाष्प के रूप में रूपांतरित होती है तो कणों की व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को चित्र द्वारा निरूपित हमें करना है। देखिए इसमें लिखना वगैरह कुछ नहीं है, बस हमें चित्र द्वारा निरूपित कर देना है। तो हम ऐसे बनाएंगे, देखिए ठोस ये बर्फ़ हो गई पहली अवस्था, इसमें कण ज़्यादा है, इसके बाद जल द्रव अवस्था और ये जल वाष्प यानी गैस अवस्था लिखेंगे। ये बात आपको एक लाइन लिख लेनी है। ठोस के कण क्या होते हैं, संकुलित होते हैं, द्रव के कण थोड़े दूर हो जाते हैं और गैस के कण बिल्कुल दूर दूर फैल जाते हैं। लेकिन ये पिक्चर आपको ज़रूर बना लेने हैं तीनों। अगला सवाल है 7 नंबर, निम्नलिखित में उपस्थित कणों को निरूपित करता हुआ चित्र हमें आरेखित खींचना है। देखिए एल्युमिनियम वर्णिका, ठीक है, दूसरा है ग्लिसरीन, तीसरा है मीथेन गैस, ठीक। तो हमें क्या करना है, चित्र आरेखित हमें करना है। बिल्कुल सरल यहाँ पे सवाल है ये। देखिए इसके बारे में थोड़ा समझिए कॉन्सेप्ट। एल्युमिनियम वर्णिका एक ठोस है, तो इसके कण काफ़ी पास होंगे, जैसे कि यहाँ पे इस तरह जैसे, और ग्लिसरीन एक प्रकार का तरल लिक्विड पदार्थ है, तो ये द्रव के रूप में हो गया, और मीथेन गैस तो गैस है ही, तो इसके कण इस जैसे होंगे।
बात समझ में आ गई। चलिए हम लिखते हैं। देखिए आपको ऐसे बनानी है पिक्चर। सबसे पहले है एल्युमिनियम पर्णिका। लिखना है एल्युमिनियम पर्णिका ठोस है, इसके कण पास पास और व्यवस्थित होते हैं, गति नहीं करते। और ये पिक्चर आपको ड्रॉ कर लेने, काफ़ी पास पास ये कण है ठोस के। दूसरा है ग्लिसरीन। ये एक रंगहीन गंधहीन तरल पदार्थ है, इसके कण ठोस की तुलना में कुछ दूरी पर होते हैं तथा सीमित गति करते हैं। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म हो गया, द्रव अवस्था हो गया। देखिए इससे थोड़ा सा कम है इसमें। और गैस अवस्था है मीथेन CH4। ये गैसीय अवस्था है, इसके कण बहुत दूर दूर और स्वतंत्र गति करते हैं। ये रहा, इसके कण काफ़ी कम है, देखिए ज़्यादा है रिक्त स्थान। तो ऐसे आपको तैयार कर लेनी है तीनों। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल 8वां। देखिए 8 नंबर सवाल गौर कीजिएगा, ये भी काफ़ी आसान है। चित्र 7.16 का अवलोकन कीजिए। ये रहा 7.16 और ये रहा का इसका पार्ट। ठीक है, यहाँ पे जिसमें एक ऐसी मोमबत्ती का चित्र है जिसे कुछ समय के लिए जलने के पश्चात बुझाया गया है। देखिए बुझा दी गई है, तभी तो धुआं ऊपर उठ रहा है। चित्र में मोम की विभिन्न अवस्थाओं को पहचानिए और चित्र 7.16 खा दर्शाई गई कणों की व्यवस्था के साथ उसका मिलान कीजिए। बिल्कुल सरल है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं चित्र 7.16 का में यहाँ पे कितनी अवस्थाएं हैं पदार्थ की? 3 अवस्थाएं हैं। पहला ये मोम जो है ठोस अवस्था में है, ये नीचे वाला पार्ट ये तो ठोस है। ठीक है, तो ठोस की प्रकृति क्या होती है? इसके कण काफ़ी मजबूती से बंधे हुए होते हैं। ठीक, और आकर्षण बल ज़्यादा होता है, यानी कण काफ़ी नज़दीक होते हैं। ठीक, ये होगा इसका। और ये देखिए तरल, ये लिक्विड फॉर्म में मोम बह रहा है गर्मी पाकर, तो ये द्रव अवस्था हो गई। तो इसके कण इस रूप में हो गए, तभी तो वो बह रहा है। और यही मोम वाष्पित होकर हवा में उड़ रहा है धुआं बनकर, ये गैसीय अवस्था हो गई। मोम की वाष्पीय अवस्था, इसके कण देखिए काफ़ी रिक्त स्थान ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये दोनों गति करेंगे, ये गति नहीं करेगा। तो ऐसे आपको मिला लेना है। तो इसके बारे में पहले आप ये लाइन लिखना होगा। चित्र 7.16 का में यहाँ पे इसके बारे में मोमबत्ती के मोम की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है। ठोस मोम जो ठोस है, पिघला हुआ मोम जो द्रव है, और वाष्प मोम धुआं जैसे गैस है। ठीक है, आइए अब मिलाते हैं। तो हम ऐसे देखिए हो गया ठोस, ये बाहरी आपको मिलाना है इस प्रकार से, और ये बहता हुआ मोम आपको ऐसे मिलाना है, और ये धुआं है इसको हम ऐसे मिला लिए। आप चाहे तो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठोस मोम, पिघला हुआ मोम और ये वाष्पित मोम। चलिए देखते हैं इसका 9 नंबर सवाल क्या है। समुद्र के जल का स्वाद नमकीन होता है जबकि इसमें नमक दिखाई नहीं देता, समझाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है? नमक होता है, फिर भी नमक दिखाई नहीं देता क्योंकि जल के कणों के रिक्त स्थान में जो नमक के घुल चुके हैं होते हैं, इसीलिए दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, जो संतृप्त एक विलयन है ये। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, समुद्र के जल में नमक घुला हुआ होता है। जब नमक के जल में घुलता है तो उसके कण बहुत छोटे होकर जल के कणों के बीच यानी अंतराकणीय स्थान में फैल जाते हैं, इसलिए नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके कण जल में उपस्थित होते हैं। इसी कारण समुद्र के जल का स्वाद नमकीन होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल है 10 नंबर आखिरी। चावल के दाने और चावल के आटे को जब विभिन्न पात्रों में रखा जाता है, कोई बर्तन में हम रखते हैं तो उसका आकार ले लेता है। बिल्कुल सही बात है, जिस बर्तन में रखे उसी का वो शेप ले लेता है, आसानी से रख सकते हैं। क्या ये ठोस है या द्रव? व्याख्या हमें करना है। तो देखिए इसको समझना बिल्कुल आसान है। चावल के 2 दाने होते हैं ऐसे होते हैं, और इसके आटे के दाने होते हैं इससे भी छोटे होते हैं। तो ये पदार्थ का कौन सा रूप हुआ? ये तो ठोस अवस्था हुआ। क्या ये बह रहा है, ये पिघल रहा है? नहीं, ये एक देखिए इसकी आकार यानी शेप यानी इसके साइज इतना छोटा है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिसल जाते हैं, इसी कारण ये पात्र में स्थान ले लेते हैं। तो ऐसा होने से ये द्रव यानी पदार्थ की दूसरी अवस्था तो नहीं हो जाएंगे, द्रव या गैस तो नहीं होंगे, ये तो ठोस ही हैं, इसमें बहाव और पिघलने की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, देखिए उत्तर हम करेंगे चावल के दाने और चावल के आटे के कण ठोस हैं। ठीक है, प्रत्येक दाने का अपना निश्चित आकार और आयतन होता है। ये तरल की तरह पिघलते या बहते नहीं, बर्तन में आकार लेते हैं क्योंकि ये छोटे होने के कारण एक दूसरे के ऊपर फिसल या चढ़ जाते हैं, इसीलिए ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये ठोस ही हैं।
तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।